and hypertonic solution. यहां पर ध्यान देना बेटा, जब आपसे बात कर रहे हैं हाइपोटॉनिक एंड हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन की, तो ये कंपैरेटिव वर्ड है, मतलब यहां कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपेयर करके बोला जा रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं है ये। जैसे अकेले किसी को हाइपरटॉनिक या किसी को हाइपोटॉनिक नहीं कह सकते। जैसे क्लास में अकेले किसी बच्चे को खड़ा करके कहने के पढ़ने में सबसे तेज है या पढ़ने में सबसे कमजोर है, तो अच्छा लगेगा नहीं। कंपेयर करके, जब बहुत सारे बच्चे होंगे तब ये कहा जाएगा कि पढ़ने में बहुत तेज हैं, सबसे तेज हैं, पढ़ने में सबसे कमजोर हैं। तो ये जो है कंपैरेटिव वर्ड है, कंपैरिजन किया जाता है। तो बस दो सॉल्यूशन लेंगे जिसमें से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, हाइपर का मतलब होता है अधिक और हाइपो का मतलब होता है कम। तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, उसको हाइपरटॉनिक, जिसका कम होगा उसको हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो यहां पर ऑफ द टू सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन, या डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, बस सीधे हाइपरटॉनिक में क्या लेस ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइपोटॉनिक में क्या बोल रहे हैं, हाइपोटॉनिक में लेस ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइपरटॉनिक में मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, बस ऐसे सीधे कर लो, है ना। डिफिनेशन 11th में थोड़े हो, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर और यहां पर क्या होगा, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, आपको कल पढ़ाया गया था, मतलब पिछले लेक्चर पे, कि जब दो सॉल्यूशन को, आइसोटॉनिक सॉल्यूशन को एसपीएम से सेपरेट करेंगे तो किधर भी फ्लो नहीं करेगा सॉल्वेंट, और ये बताया गया था सॉल्वेंट फ्लो किधर करता है, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर से मोर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। और लेस ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है, हाइपोटॉनिक का, ज्यादा किसका है, हाइपरटॉनिक का। तो अगर दोनों को एसपीएम से सेपरेट कर दिया जाए तो किधर फ्लो करेगा, हाइपो से हाइपरटॉनिक की तरफ। इफ हाइपो एंड हाइपरटॉनिक solution is separated through SPM, solvent flows बोलो बेटा from hypo to hypertonic। सॉल्यूशन, ये आपका एसपीएम है, ये हाइपो है और ये क्या है, हाइपर है, ये सॉल्वेंट जाएगा। सॉल्वेंट तो हाइपर से किधर फ्लो करेगा, हाइपो की तरफ, हाइपो से हाइपर की तरफ। एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो एंड एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो एंड एंडो ऑस्मोसिस। तो यहां पर देखा जाए बेटा एक्सो और एंडो ऑस्मोसिस की, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्सो ऑस्मोसिस पे चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर एक सॉल्यूशन लेते हैं,
यहां पर कोई सेल रख देते हैं, सेल रख दी गई और ये हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन रख दिया गया, हाइपरटॉनिक। तो ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे, चूंकि ये हाइपर है तो हाइपो से हाइपर की तरफ जाते हैं। और आप जानते हो सेल में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? पाई जाती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है किस तरह सेट करेगी? एसपीएम की तरह। किस तरह सेट करेगी? एसपीएम की तरह। तो आउटफ्लो ऑफ सॉल्वेंट, या सेल सेप, सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे यहां पर, उसी को सेल सेप बोलते हैं। बायो वाले आप लोग बायो के हो ही, तो सेल सेप जानते होंगे। आउटफ्लो ऑफ सेल सेप व्हेन सेल इज केप्ट इन हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। आउटफ्लो ऑफ सॉल्वेंट व्हेन सेल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब सेल को हाइपर, तो सेल को जब हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो सेल का श्रिंक मतलब सेल शेप का बाहर आ जाना क्या कहलाएगा? एक्सोऑस्मोसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सोऑस्मोसिस कहलाएगा। अच्छा, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा बेटा? रिजल्ट सेल विल श्रिंक, सेल सिकुड़ जाएगी। सेल विल श्रिंक, सेल क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। ये घटना आप कहीं देखे हैं? कभी देखे हैं? ऑब्जर्व किए हैं? रखे हो कभी? हाँ, हम देखने की बात करें, पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं। देखे हो कभी? तालाब में नहाए हो कभी देर तक? बस गए पूरे फट भाग गए, देर तक नहीं नहाए हो? हाँ, नहाए हो? नहीं नहाए। तुम लोग जिंदगी के मजे नहीं ले पाए। कपड़ा वपड़ा धुले देर तक? क्या होता है? ये तो काम किए होगे ना। आज नहीं नहाए तो कपड़े धुल लो। तो ये उंगलियां अगर आप ध्यान दो तो सिकुड़ जाते हैं, है ना? वही है। हाँ, अरे तो नहाए नहीं तो क्या बताएं? नहाए हो ना, तो वही पूछ रहे, तो नहीं बोल रहे हो। हाँ, सिकुड़ जाती है ना, तो वही जो मतलब सेल शेप है वो बाहर आ जाता है। चूंकि वो साल्टी वाटर होता है, सैलाइन वाटर होता है, ठीक है, या मडी वाटर होता है, तो वहां पर कंसंट्रेशन उसका ज्यादा होता है आपके सेल के मतलब सेल शेप से, इसलिए वो बाहर आ जाता है, सिकुड़ जाती है। वही है, ठीक है। तो सेल विल श्रिंक एंड फिनोमेना इज नोन एज, एंड फिनोमेना इज नोन एज फिनोमेना इज नोन एज, बोलो, प्लाज्मोलिसिस। In case of RBC, hemolysis। फिनोमेना क्या कहें बेटा? प्लाज्मोलिसिस। और आरबीसी के केस में इसको क्या कहेंगे? हीमोलिसिस। इन केस ऑफ आरबीसी, हीमोलिसिस। तो इस फिनोमेना को हम लोग प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, लेकिन इसी फिनोमेना को आरबीसी के केस में क्या कहते हैं? हीमोलिसिस कहते हैं। या एंडोऑस्मोसिस। यहां पर एंडोऑस्मोसिस में क्या होगा बेटा? सेल को हम लोग रखते हैं कहां पर? हाइपो में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यहां पर ये सेल रख दी जाएगी।
सेल रख दी जाएगी। तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है क्या होंगे, अंदर फ्लो करेंगे। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, अंदर की साइड में फ्लो करेंगे। और अंदर की साइड में फ्लो करेंगे तो क्या होगी, स्वेल, और फट भी सकती है। अब फटेगी या नहीं फटेगी वो डिपेंड करेगा उसकी सेल वॉल कितनी मजबूत है। ठीक है, जैसे अंगूर है तो फट जाता है, लेकिन आम रख दो नहीं फटेगा, आम रख दो नहीं फटेगा। ठीक है, तो यहां पर इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल when cell is kept in, cell is kept in, बोलो भैया, हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, रिजल्ट क्या होगा, सेल विल swells up, cell will swells up and may burst, and may burst. फिनामिना याद रखना है, इज नोन एज, क्या बोलोगे फिनामिना को, फिनामिना इज नोन एज, बोला बेटा, प्लाज्मोप्टाइसिस, इन केस ऑफ आरबीसी, क्रीनेशन, फूल कर फट जाना, फूल कर फट जाना क्या कहलाएगा, प्लाज्मोप्टाइसिस कहलाएगा। और आरबीसी के केस में इसी को आप क्या कहना पसंद करोगे, क्रीनेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा दिया गया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए गए थे, आज यह भी चर्चा हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय बर्कले एंड हर्टले मेथड। आ जाओ, डिटरमाइंड बाय बर्कले एंड हर्टले मेथड, बर्कले एंड हर्टले मेथड। Determined by Berkeley and Hartley method, and this is best method, and this is best method. तो बर्कले हर्ट, बहुत सारे मेथड हैं, बर्कले हर्टले पूछा जाता है और ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो बेटा, बर्कले हर्टले मेथड में क्या होता है, अब आप स्कूल के बच्चे तो हो ना, एक पूरा एक्सप्लेन करना है, बस समझ लो। यहां पर होता क्या है कि एक कंटेनर होता है, कंटेनर क्या, दो कंसेंट्रिक ट्यूब होती हैं, कंसेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर समान हो, जिसका सेंटर क्या हो, समान हो। तो दो कंसेंट्रिक ट्यूब होगी, ठीक है, यहां पर पतली वाली ट्यूब में सॉल्वेंट फिलअप होगा, क्या फिलअप होगा बेटा, सॉल्वेंट, और मोटी वाली, यहां पर सॉल्वेंट बोल दे रहे हैं, और मोटी वाली ट्यूब में क्या फिलअप होगा, सॉल्यूशन। यहां पर एक प्रेशर गेज लगा होगा जिससे प्रेशर मेजर किया जाएगा, प्रेशर गेज लगा होगा,
और ये पतली वाली ट्यूब में छोटे छोटे छिद्र होंगे। छोटे छोटे क्या होंगे बेटा? छिद्र, पोर। इन पोर में क्या भरा होगा? Cu2FeCN6। कहानी नहीं पूछेंगे, बस ये सब पूछ सकते हैं। कॉपर फेरोसाइनाइड बताए थे, दैट इज परफेक्ट एसपीएम, परफेक्ट एसपीएम है। तो अब ये ध्यान दे रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये एक ट्यूब में सॉल्वेंट है और दो टाइप में सॉल्यूशन, ऐसा है, ध्यान दो, ऐसे ये मोटी ट्यूब और ये पतली ट्यूब, ऐसे। तो ऐसा बोर्ड पे बन नहीं सकता। अब ये पतली जो ट्यूब है इसके चारों तरफ क्या है? सॉल्यूशन है, और पतली ट्यूब में क्या है? सॉल्वेंट है। तो ऐसा डायग्राम बोर्ड पे नहीं बन सकता। तो बोर्ड पे वही बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है दो पार्ट में हो गया है। तो ऐसे मान लो एक मोटी ट्यूब है, उसके अंदर एक क्या है? पतली ट्यूब है। तो पतली ट्यूब में सॉल्वेंट भर दिए और मोटी ट्यूब में क्या भर दिए? सॉल्यूशन। तो अब ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है यहां से क्या होगा? सॉल्यूशन में फिलअप होगा, सॉल्यूशन की तरफ क्या होगा बेटा? जाएगा। तो जब सॉल्यूशन में जाएगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। और उसी प्रेशर को प्रेशर गेज के द्वारा क्या किया जाएगा? माप लिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कहानी से मतलब नहीं है, आपको बस केवल इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो बर्कले हैमिल्टन मेथड में एसपीएम होगी वो क्या होगी? क्या होगी बेटा? Cu2FeCN6 एसपीएम है। बस ये एक इंपॉर्टेंट है। और किस मेथड से ज्ञात करते हैं? बर्कले हैमिल्टन मेथड से, और ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, जब यहां पर सॉल्वेंट इधर जाएगा तो यहां पर ये क्या होगा? इसका लेवल नीचे आएगा। लेवल क्या होगा? नीचे आएगा। तो पाई इक्वल टू हम लोग H रो जी भी, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं? H क्या है? हाइट। G क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स। और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर, या मतलब लिक्विड, नॉट वाटर। ठीक है। तो हम लोग इस फार्मूले से भी ला के अपने उसमें यूज है नहीं, लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, तो जानते रहेगा। यहाँ पर वही जो आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे इस फार्मूले को, वही सेम चीज है कि यहाँ पर पाई इक्वल टू लोग क्या कर सकते हैं? H रो जी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, यूज में क्या है? हाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का आप लोग बायो में पूरा पढ़े हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर है ना बायो में, तो बायो वाले बच्चे जानते होंगे क्या? ये जो पौधे में पानी चढ़ता है ये सब। ठीक है, ये जो आप लोग अचार बनाते हो ना, आम को काट के क्या करते हैं? नमक के घोल में रख देते हैं, श्रिंक कर जाता है, उसका मॉइस्चर बाहर आ जाता है। या मुरझाए हुए पौधों पर अगर पानी छिड़क दिया जाए, पानी पा जाए, तो क्या हो जाएंगे? फिर से मतलब हरे भरे हो जाएंगे। ये सब आप लोग पढ़े हैं। एक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज इडेमा। इडेमा एक बीमारी होती है। इडेमा एक क्या है? बीमारी है। तो इडेमा क्या होता है? आप लोग अगर कभी देखे हो तो कुछ लोगों की आंखें बड़ी डरावनी लगती हैं, ऐसे बाहर टाइप लगता है निकली हुई हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ऐसे लोग नमक ज्यादा खाते हैं। तो जब नमक ज्यादा खाएंगे तो जो टिश्यूज हैं उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा सराउंड हो जाएंगे। तो जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगी या पफीनेस आ जाएगी। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एडिमा कहते हैं। तो एडिमा डेवलपमेंट ऑफ पफीनेस अराउंड आईज। ड्यू टू accumulation of water molecule
around tissues. It occurs in person which intake large amount of salt. Large amount of salt. तो ऐसे पर्सन जो ज्यादा साल्ट यूज करते हैं उनके आंखों के टिश्यू जो होते हैं उसके चारों तरफ पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण पफिनेस आ जाता है, मतलब स्वेलिंग आ जाती है, और इसी स्वेलिंग को आप क्या कहते हैं, इडिमा कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। चलें आगे, चला जाए। तो ये हो गया। हम लोग एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आज पढ़ लिए। तो अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्या बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट जान लें क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर आपसे कहा जाए क्या है, तो आप कहेंगे द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड become equal to osmotic pressure, sorry, atmospheric pressure. The temperature at which vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure. तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको आप क्या कहते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, सॉल्वेंट नॉट लिक्विड, ऑलवेज मोर देन इट्स, सॉरी सॉल्वेंट लिखियो पहले ना, ऑलवेज लेस देन इट्स सॉल्यूशन। मतलब जो लिक्विड होता है, मतलब सॉल्वेंट होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा अपने सॉल्यूशन से कम होता है। सॉल्वेंट का कम होगा, सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। आप लोग सब्जी तो बनाते होंगे, लड़कियां तो बनाती होंगे, कितने लोग बनाए हैं? अरे भैया हम लोग 10 साल बनाए, शर्माओ नहीं। ठीक है, सब्जी बनाओगे घर पे तभी नौकरी मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब मेहनत करना सीखोगे, नहीं तो आलसी रहोगे। तो हम लोग 10 साल बनाए हैं बाहर रह के। ठीक है, खैर, तो लिक्विड सब्जी बनाते समय कुछ ऑब्जर्व किए हैं क्या? टमाटर बाद में डालते हैं ना, कि शुरुआत में डाल देते हैं? बाद में डालते हैं। कब? जब सब्जी उबल रही होती है। सब्जी जब उबल रही होती है तब डालते हैं, और फिर थोड़ी देर के लिए क्या रहता है, मामला शांत हो जाता है, फिर बाद में थोड़ी देर बाद फिर उबलना शुरू करता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्या हुआ? तो जब आप लोग कोई भी काम करो उसमें साइंस ढूंढो। यहाँ भी साइंस, हर जगह साइंस है, समझ रहे हो ना? साइंस ढूंढो तब मजा आएगा। आपस में डिस्कस करो। हम लोग पढ़ते, तुम्हारे एक मित्र थे अभिनव सिंह, तो दोनों बीएससी में थे। वो उनकी ज्यादा रुचि थी बायो में, और हमारी थी थोड़ा सा केमिस्ट्री में। तो ये दोनों टहलते थे, शाम को 1 घंटे टहलते थे। तो ये जो पेड़ पौधे हैं ना, इनके नेम पूछते थे, और उनको कुछ रट लिए थे तो भाई उनको। तो फिर क्या किए, मतलब इस चैलेंजिंग में 200, कम से कम 200-250 तो रटे ही रहे होंगे बॉटनिकल नेम। और उस समय आप कोई भी पेड़ पौधे ले लो, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, उसके लीफ के जो कैरेक्टरिस्टिक भी, आप पत्ती दिखा दो बता देंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, किस टाइप की है,
है ना। तब ये क्या था, एक रामधारी सिंह की कविता आप लोग पढ़े होंगे, ईर्ष्या तून गई मेरे मन से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ईर्ष्या थी, इसमें ये नहीं था कि दोनों बहुत फास्ट फ्रेंड थे, ऐसा नहीं, अभी भी बहुत फास्ट फ्रेंड है, मतलब एकदम क्लोज। तो ये था कि ये हमसे आगे कैसे निकल रहे हैं, और उसमें ये भी था कि अगर नहीं आता था अगले को तो अगला बताता था, चाहे वो अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए बताता था कि देखो आज हम जीत गए। तो ऐसा अगर आप करो, कहीं पर चल रहे हो तब भी देखते चलो, पेड़ पौधे सब बायो पढ़ रहे हो ना, देखते चलो इसमें कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, क्या हैं। तो ऐसी चीजें फिर हमेशा याद रहती हैं। अच्छा ये पौधा दिख गया, हाँ यहाँ तो ये पत्ती इसकी ऐसी दिख रही है, ठीक है। खैर, तो वही करें, साइंस ढूंढो हर जगह मिलेगा। तो यहाँ पर बीपी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर लेस देन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ध्यान देना बेटा, मान लो तो यहाँ पर आपने हेडिंग क्या डाला है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम लोग सोल्यूट डिसॉल्व कर देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, और सॉल्यूशन बन गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, बढ़ गया। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है वही क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज in boiling point of liquid on addition of non-volatile solute in it, solute in it। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है उसे क्या कहते हैं, इन इट। इज क्या होगा बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर बात किया जाए, ध्यान देना, यहां पर कहानी नहीं, 18 मान लो एक सॉल्वेंट है, तो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब आपने इसमें सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया तो क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब दोनों का अंतर ले लो, भाई पहले सॉल्वेंट था, आपने सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया, क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो अब जो मतलब आप अभी आपने कहा भी था सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो कितना ज्यादा हुआ दोनों का अंतर ले लिया जाए, पता चल जाएगा। तो टीएस माइनस क्या हो जाएगा, टी नॉट, और ये डेल्टा टीवी क्या होगा, एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट, राउल्ट आपका साथ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट, यहां पर डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, या डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवी। यहां पर छोटा सा 1000 लिखेंगे, यहां पर स्मॉल एम, ये हमसे गलती से कैपिटल बन गया, इसको स्मॉल कर लेना, ठीक है, ये स्मॉल एम मान लेना, ठीक है। और ये केवी 1000 है। आप जानते हो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो कोई न कोई कांस्टेंट लगाते हो, कोई न कोई कांस्टेंट लगाते हो, तो ये कांस्टेंट है, और इसका नाम है वेयर केवी 1000, छोटा सा 1000 इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। या इसको बेटा आर इवलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इवलियोस्कोपिक
कांस्टेंट फॉर 1 kg सॉल्वेंट। इस पे ध्यान रखना है, इस पे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट तो है, किसके लिए है इस पे ध्यान रखना है। किसके लिए? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के लिए या 1000 ग्राम सॉल्वेंट। कंफ्यूजन सॉल्वेंट सोल्यूट में करते हैं, सॉल्यूशन में करते हैं। तो किसके लिए है? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए है। ठीक है, अभी इस पे चर्चा आगे करेंगे, लेकिन इसके यहां पर ध्यान दो, एक ग्राफ बना के इसको देख लिया जाए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो बेटा, इसको एक ग्राफ से देख लिया जाए। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहां पर ये 2 लाइन खींची गई हैं, ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। आपको पढ़ाया गया था कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो बॉयल करने लगेगा। यही तो होगा भाई। अभी आपने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या लिखा है कि वो टेम्परेचर जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर को आप क्या कहते हो? बॉइलिंग पॉइंट। अब आप बताओ, ये 2 लाइन खींची गई हैं, 2 क्यों खींची गई हैं? कौन बताएगा? आप बताओ भैया, 2 लाइन क्यों खींची गई हैं? ग्राफ तो एक हम ज्यादातर पढ़े हैं, 2 लाइन क्यों खींचे हैं भैया? सॉल्वेंट तो एक ही होता है। बचो, सॉल्वेंट 2 नहीं है, एक सॉल्वेंट है, दूसरा सॉल्यूशन है। जब सॉल्यूट डाल दिए तब सॉल्यूशन बन गया ना। तो एक तो सॉल्वेंट है और दूसरा क्या बेटा? सॉल्यूशन है। अच्छा, कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूशन हमने लिखा तो नहीं है, तो किसको सॉल्वेंट माना जाए, किसको सॉल्यूशन माना जाए? कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा बताएगा कोई? ग्राफ कौन ऊपर है और किसका ग्राफ है? ये वेपर प्रेशर का। किसका ग्राफ है? वेपर प्रेशर का खींचा गया किसके साथ? टेम्परेचर। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का? सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, ये तभी पढ़ाया गया था। तो ये जो ऊपर दिख रहा है इसका मतलब क्या है? सॉल्वेंट, और ये नीचे दिख रहा है इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन। तो इस मतलब ये हो गया बेटा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और ये क्या हो गया? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब ध्यान दो, बैठ जाओ, अब ये ध्यान दो, इधर देखना, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे। तो यहाँ पर जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो बॉयल करने लगा, और यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो ये बॉयल कर रहा है। ये ओरिजिन है, मतलब आप यहां से अपना स्टार्ट लिए हो, तो यहां से जब चलोगे तो पहले आपको क्या मिल रहा है? सॉल्वेंट मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट पहले मिल गया ना, इसका मतलब सॉल्वेंट कम है। क्या कम है? बॉइलिंग पॉइंट। और सॉल्यूशन बाद में मिला, इसका मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। तो आप इसको ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकते हो। और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको आप लोग क्या कह रहे हो? डेल्टा टीवी। डिफरेंस को क्या कह रहे हो बेटा? डेल्टा टीवी। तो ये एक फार्मूला आपने बनाया है, इसके आगे वाला फार्मूला हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डायरेक्टली लिख देंगे, लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेरिवेट करके दिखा रहे हैं, चूंकि कुछ पॉइंट बीच में समझाना है, अदरवाइज सब रटोगे। ठीक है, तो एक तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, और दोनों में अंतर कुछ नहीं है, हर जितने वर्ड यहां बोले उतने वर्ड वहां बोलना है। बस अंतर क्या होगा, जहां पर बी लिखे वहीं पर एफ लिख देंगे, समझ रहे ना?
और एक अंतर ये होगा, यहाँ पर टीएस माइनस टी नॉट है, वहां पर टी नॉट माइनस, बस इतना अंतर होगा, बाकी सारी कहानी वहां लिखना पड़ेगा। तो पूरा वहां नहीं लिखेंगे, वहां पर शार्ट में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गए, रिमूव कर रहे हैं इसको, चलो क्या हो गया जी, चला आगे। तो यहां पर ध्यान दें, रिलेशन बिटवीन elevation in boiling point and molecular mass absolute। ये चीज जो हम लोग लिखे थे लास्ट में फार्मूला, उससे एक लाइन में आगे बढ़ते एक अगली लाइन में आ जाता, लेकिन एक चीज समझाना चाह रहे हैं, इसीलिए इसको हम डेरिवेट करके बता दे रहे हैं, ठीक है। एक लाइन हम लोग लिखेंगे या शायद लिखे भी होंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल पर, और सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसे डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब अगर मोल चेंज कर दिया जाए तो सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ये तो गया। तो इसका मतलब सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपस में एग्जैक्टली रिलेटेड होंगी। पता नहीं इस लाइन को लिखाए थे या नहीं लिखाए थे। तो यहां पर ध्यान दें, यहां पर वी नो, यहां पर डेल्टा टीवी, यहां पर डायरेक्टली इक्वल टू, मतलब प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। ये डेल्टा टीवी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, और डेल्टा टी पी अपॉन पी नॉट क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कर दिया गया, क्यों, क्योंकि ए भी मोल पर डिपेंड करेगी, ए भी मोल पर डिपेंड करेगी। तो अगर इसको चेंज किया, मोल चेंज करें तो ए भी चेंज होगा, ए भी चेंज होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बोथ आर सी पी, दोनों क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, डेल्टा एज डेल्टा पी अपॉन पी नॉट क्या लिखते हो बेटा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, यहां पर क्या लिखते हो, डब्ल्यू ए, यहां पर एम ए, यहां पर क्या भैया, एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। तो यहां पर डेल्टा टी वी ये प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा किसके, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, यहां पर एम बी अपॉन डब्ल्यू बी, इसके प्रोपोर्शन में हो जाएगा। अब ध्यान में बेटा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब आप हटाते हो तो कोई न कोई कांस्टेंट लगाते ही हो। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू यहां पर के वी, यहां पर डब्ल्यू ए, यहां पर एम बी, और यहां पर क्या लिख रहे हो, एम ए, यहां पर क्या लिख रहे हो, डब्ल्यू बी। और ये यहां छोटा सा जो बी है इसको हटा देते हैं, बस केवल के लिखते हैं। अब यहां पर ध्यान देना, ये जो के है ये क्या है, के जो है क्या बेटा, कांस्टेंट है, और एम बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, वो भी कांस्टेंट है। जैसे आपने मान लो वाटर ले लिया, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास तो कांस्टेंट ही रहेगा भाई, इसका मॉलिक्यूलर मास बदलेगा, नहीं बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा। तो उसका भी जो मतलब वैल्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अब यहां पर ध्यान बेटा, ये एक कांस्टेंट है, ये दूसरा कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू क्या आएगी, तीसरा कांस्टेंट होगी। दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो या दो कांस्टेंट को डिवाइड करो, वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा डेल्टा, सॉरी क्या होगा बेटा, डेल्टा टीवी इक्वल टू यहां पर लिख देंगे के वी, यहां पर क्या डब्ल्यू ए, यहां पर क्या लिख रहे हो बेटा, एम ए, यहां पर डब्ल्यू बी, यहां पर क्या लिखोगे, एच के वी इक्वल टू के इंटू एम बी। ये अब यहां पर ध्यान देना बेटा, मान लिया जाए if solute is dissolved in 100 gram solvent, if solute is dissolved in 100 gram
सॉल्वेंट। तो देखना बेटा यहां पर डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी, यहां छोटा सा 100 लिख रहे हैं, और यहां पर हम लोग डब्ल्यू ए इंटू 100 कर रहे हैं। यहां पर एम ए और यहां पर क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू बी। छोटा सा 100 लिखने का मतलब 100 ग्राम में डिजॉल्व किया गया है। अब आपसे पूछा जाए कि वेयर केवी 100 क्या आ जाए बेटा, वही मोलल अभी लिखे थे ना, एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर 100 ग्राम सॉल्वेंट। इसको कोई क्वेश्चन कह दिया जाए, मान लो क्वेश्चन 1 कह देते हैं, बस मानने के लिए, कोई डेरिवेट करके आपको लिखना थोड़े है, ठीक है। यहां पर इफ सोल्यूट इज डिजॉल्व कितने में भैया, इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो अब यहां पर आप लोग क्या लिखना पसंद करोगे, क्या लिखो बेटा, बताओ भैया। डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी, यहां पर नीचे छोटा सा 1000 इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, यहां पर क्या लिख रहे हो, एम ए, यहां पर क्या लिखोगे, डब्ल्यू बी, एम ए यहां पर क्या लिख रहे हो, डब्ल्यू बी। ये हो गया। फिर के बी 1000 अभी भी आपने लिखा था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के लिए ये होगा 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। ये जाए, कोई प्रॉब्लम। अच्छा इधर ध्यान दो, ये इक्वेशन 2 कह देते हैं। आपने अभी हेडिंग डाला था रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। यहां पर भी है और ऊपर वाले में भी है, देख लो यहां पर भी है कि नहीं है। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 दोनों ये रिलेशन दर्शा रहे हैं। अब हमारा प्रश्न आपसे है कि जब आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मॉलिक्यूलर मास मान लो निकालना है, तो मास ऑफ सोल्यूट दिया ही होगा, दिया होगा ना, ये केबी 100 दिया ही गया होगा। केबी 100 ये क्या है, यहां पर ये दिया गया होगा, ठीक है। तो सारी चीजें दी गई होगी। अरे भाई केबी 100 दिया गया होगा, मतलब ये डब्ल्यू ए दिया है, एम बी दिया है, डब्ल्यू बी दिया है, डेल्टा टी बी दिया है, एम ए आपको निकालना है। अब प्रश्न हमारा ये है कि यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करें या 1000 से, मतलब फार्मूला 1 का उपयोग करें या 2 का। यही छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हमें फंसाती हैं, या फिर हम जान रहे हैं तो प्रॉब्लम से फिर हम बाहर निकल आते हैं। अब 100 से मल्टीप्लाई करें या 1000 से, यही फंस जाएंगे हम लोग, क्योंकि फार्मूला दोनों को आए हैं, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो डिपेंड करेगा केबी किसके लिए दिया गया है। ज्यादातर 99% केस में केबी 1000 दिया जाता है। क्या दिया जाता है, तो क्या बोल रहे हैं, 99% केस में दिया जाता है। इसलिए बहुत सारे टीचर पढ़ाते समय ये समझाते ही नहीं, मतलब बताते ही नहीं वो। अच्छा आप भी इनडायरेक्टली, चूंकि जितने भी प्रैक्टिस कराएंगे सब में किससे मल्टीप्लाई, अभी हम भी कराएंगे, हम कहीं पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे,
जितने भी क्वेश्चन आपको कराएंगे सब में 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो वो इनडायरेक्टली दिमाग में फीड हो जाता है कि मल्टीप्लाई में किससे करना है, 1000 से, चूंकि प्रैक्टिस वही कराई जाती है, 100 वाला कराया नहीं जाता। लेकिन मान लो किसी विशेष केस में पेपर सेटर के दिमाग में घूम ही गया कि हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हम आपको बहुत क्लियर बता दे रहे हैं कि आप कब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग केबी की यूनिट देखेंगे। अगर केल्विन किलोग्राम पर मोल है, किलोग्राम बोल रहे हैं ना, केल्विन किलोग्राम पर मोल है या केल्विन पर मोललिटी है, तो फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी लिखा देंगे, लिखने के रूप में अभी पूरा लिखाएंगे। 100 से कब मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां पर जब 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तो यूनिट नहीं देगा, तब कहेगा कि केबी फॉर दिस, केबी फॉर 100 ग्राम सॉल्वेंट इज इतना, केबी फॉर 100 ग्राम सॉल्वेंट इज इतना, मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू इतना है, फिर वहां कोई यूनिट यूज नहीं करेगा। तो जब केबी की वैल्यू 100 ग्राम सॉल्वेंट के लिए बता दिया और कोई यूनिट नहीं यूज किया, तब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। और अगर यूनिट दे दिया है तब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। अब तो ये समस्या नहीं आएगी ना किसी भी क्वेश्चन में, ठीक बेटा। अच्छा, अब यहां पर ध्यान दो। अब हम लोग अगर अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो क्या आ गया जी, क्या ये टेबल ये क्या आ गया जी, जाने दो। यहां पर ध्यान दो। तो यहां पर इस फार्मूले को अगर हम लोग ध्यान दें बेटा, यहां पर तो ये जो है इतने को हम लोग मोललिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललिटी। तो यहां पर डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी 1000 इंटू क्या आ जाएगा, स्मॉल एम। बात समझ ना, ये मोललिटी है। तो ये फार्मूला हम लोग अभी शुरुआत में डायरेक्टली लिख दिए थे और बोले थे कि राहुल ने बताया था, तो ये भी बोल दिए। तो ये फार्मूला डायरेक्ट लिख दिए थे ना, तो इसी को अगर उल्टा चलते तो ये मिल जाता, उल्टा चलते मिल जाता ना ये भाई, मोललिटी की वैल्यू रख देते, देखो ये फार्मूला आ गया, रिलेशन आ गया। लेकिन तब ये थोड़ा सा 100 और 1000 वाला बताने में हमें दिक्कत होती है। अब तो समझ गए ना। तो लिख लेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 represent relation, equation 1 and 2 represent relation between elevation in boiling point and molecular mass absolute. Elevation in boiling point and molecular mass absolute. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर मास एब्सोल्यूट में रिलेशन दर्शाता है, ठीक है। एक और चीज नोट करके जान लो, यहां पर नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहा जाए केबी 100 बड़ा है या केबी 1000 बड़ा है या दोनों बराबर हैं, केबी 100 बड़ा है या 1000 बड़ा है या दोनों बराबर हैं, हाँ क्या बोल रहे हो, बराबर लिख दिया गया ना, अभी उधर जगह है लिखने के लिए। अब कौन बड़ा है,
केवी 100 इज ग्रेटर देन केवी 1000। काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमने बता दिया, आपने सुन लिया, बता दिया, सुन लिया, कहीं दिख तो नहीं रहा ना कि बड़ा है छोटा है, कहीं दिख रहा है नहीं, लेकिन इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, ये रिलेशन अपने आप आ जाएगा। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, ये रिलेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब कि केवी 100 क्या है, बड़ा है। भाई अगर उतने ही सोल्यूट को आप ऐसे समझो, मान लो हम 10 ग्राम सोल्यूट लिए और 100 ग्राम वाटर में घोल दिए, 10 ग्राम सोल्यूट लिए 1000 ग्राम वाटर में घोल दिए, कौन सा सोल्यूट ज्यादा कंसंट्रेटेड है, 100 ग्राम वाला या 1000 ग्राम वाला? 100 ग्राम वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड है ना। तो इसका मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, कांस्टेंट उसका ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भाई 100 और ये 1000, तो 1000 तो बड़ा है, तो उसके लिए वैल्यू तो बड़ी होनी चाहिए, नहीं उल्टा है। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चले बेटा, यहां पर आगे रिमूव कर रहे हैं इसको, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बेटा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। वी नो, यहां पर डेल्टा टीवी, यहां पर केवी 1000 इंटू एम, इंटू क्या हो जाएगा, एम। इफ एम इक्वल टू 1 देन डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी 1000, i.e. for 1 molar solution molar elevation constant for 1 molar solution, molar elevation constant is equal to elevation in boiling point. डेल्टा टीवी, सॉरी यहां पर केवी इक्वल टू होता है आर टी नॉट स्क्वायर अपान 1000 इंटू एल वी। आर गैस कांस्टेंट, वैल्यू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अभी इसी चैप्टर में 1 या 2 लेक्चर पहले आर की बहुत सारी वैल्यू बताए थे, लेकिन आर की यहां पर यही वैल्यू लिखेंगे, इसलिए हमने क्लियरली लिख दिया कि इसकी वैल्यू ये लिखना है। ठीक है, और टी नॉट क्या है, नॉट का मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एलवी क्या बेटा, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यूनिट कैलोरी पर ग्राम, ये यूनिट है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान देना, इधर ध्यान दो, यहां पर क्या लिखा है, यूनिट किसमें लिखे हो, आर की। अगर यहां जूल लिख दिया तो फिर आपको जूल लिखना पड़ेगा। अगर यहां जूल लिख दिया कैलोरी की जगह पर, तो ज्यादातर केस में वो फिक्स ही है, वही कैलोरी देते हैं, बात सुना। लेकिन अगर कैलोरी की जगह पर जूल आ गया यूनिट में, तब जैसे हमने कहा कि वैल्यू फिक्स है,
तब वैल्यू फिक्स नहीं रखेंगे, तब आप उसको क्या कर देंगे जूल में। इन सारी चीजों पर बेटा ध्यान रखना है। और अच्छा यहाँ पर ग्राम है ना, ग्राम को मोल में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो अगर यहाँ पर मोल लिख दिए यहाँ पर, तो आर करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पर केवी इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर एम बी। यहाँ पर कितना बेटा 1000, और ये हो जाएगा डेल्टा एच एफ, डेल्टा एच वी नॉट एफ। डेल्टा एच क्या हो जाएगा भैया वी हो जाएगा। यहां पर केवी वेयर डेल्टा एच एफ एच वी इंथैल्पी, एच का मतलब क्या बेटा इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और ये इंथैल्पी की यूनिट क्या होती है कैलोरी पर मोल। क्या होती है कैलोरी पर मोल। जूल पर मोल हो सकता है, कैलोरी पर मोल हो सकता है, जरूरी नहीं को कैलोरी ही हो, लेकिन मोल तो रहेगा। मोल क्या रहेगा वैल्यू ऑफ केवी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। तो ध्यान ना बेटा, अगर ये मोल में दिया, ध्यान यही सारी छोटी छोटी चीज मोल में दिया है, तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। चले आगे चल गए, चलो रिमूव कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ केवी इज डिफरेंट for different solvent. Value of Kv is different for different solvent. For water Kv इक्वल टू कितना बेटा नहीं 86। केल्विन किलोग्राम पर मोल या 0.513 केल्विन पर मोललिटी। इसी बहाने इनकी यूनिट भी याद कर लेंगे। इसकी कौन सी यूनिट है भैया केल्विन किलोग्राम पर मोल या केल्विन पर मोललिटी। ठीक है, तो क्या पूछ लेंगे इसका कोई भरोसा थोड़े है। जो नहीं आएगा वही कठिन हो जाएगा, जो आएगा वो तो सरल ही है। केल्विन पर मोलरिटी। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ा दिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट शुरू कर रहे हैं, और यही सारी कहानी इसमें भी है, लेकिन इसको हम डायरेक्टली लिखते चलते हैं। ठीक है, यही सारे फार्मूले बनेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे तो केवल क्वेश्चन करना रह जाएगा। ठीक बेटा, रिमूव करें क्या रिमूव करें बेटा। चलो अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट।
तो फ्रीजिंग पॉइंट पहले क्या है ये जान लो, क्या है फ्रीजिंग पॉइंट? टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड एंड लिक्विड फेज solid and liquid phase of a substance coexist or vapor pressure of both phase are in equilibrium तो दोनों फेज का जो वेपर प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ ए सब्सटेंस कोएग्जिस्ट का मतलब एक साथ पाया जाए, और वेपर प्रेशर ऑफ बोथ फेज मतलब सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर इन इक्विलिब्रियम में पाया जाए। ठीक है ना? यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट is always more than its solution। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्वेंट का क्या ज्यादा होगा बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट। आगे चला जाए। ठीक है, आगे चले बेटा, चलो। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, सॉरी डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट on dissolving non-volatile solute in it is depression in freezing point। यहां पर T0 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, TS क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मान लो आपने एक सॉल्वेंट लिया, उसमें आपने क्या किया बेटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करने से क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? TS हो गया। तो अब आपने ये भी लिखा है कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। तो इसका मतलब अब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गई? कमी आ गई। तो दोनों का जो डिफरेंस है यहां पर डेल्टा TF, यहां पर क्या लिखोगे? TS माइनस T0। सही कर रहे हैं या गलत? गलत, पिछले में था ना ये। तो यहां पर क्या आ जाएगा? नॉट माइनस यस। और ये क्या होगा बेटा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको अगर ग्राफ से देखना चाहें तो यहां पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहां पर जैसा आपको बताया गया ये सॉल्वेंट है और ये क्या है? सॉल्यूशन है। अब अगर ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम किया जाए वेपर प्रेशर क्या होगा? ये कम होगा। ठीक है,
ये यहां पर फ्रीज करना शुरू कर देगा, ये यहां पर फ्रीज करना शुरू कर देगा। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां मान लो इसको ए कह दें और इसको क्या कहते हैं बी, सी कह दें और क्या कहते हैं बेटा डी। तो ए और डी जो है, जरा ध्यान दो, ए और डी ये इतना पॉइंट जो है, इस बीच में ये सॉलिड और लिक्विड दोनों पाए जाएंगे। क्यों? चूंकि ये यहीं से सॉलिड बनना शुरू हो गया और ये अभी लिक्विड फेज में है, ये लिक्विड यहां से बनना शुरू होगा। तो इसका मतलब इस फेज में सॉलिड और लिक्विड दोनों एक साथ पाए जाएंगे, जो बताया गया कि कोएग्जिस्ट। और ये पहले फ्रीज करना शुरू हुआ, ये T0, ये क्या है TS। अब यहां से आप चलेंगे, पहले कौन मिलेगा TS, बाद में T0, दोनों का जो अंतर है वो डेल्टा TF हो जाएगा। According to Raoult's, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या M, डेल्टा TF यहां पर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा KF, यहां पर छोटा सा 1000 इंटू क्या लिख रहे हो M। Where KF 1000 क्या है, Where KF 1000 क्या बेटा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और बोलो बेटा क्रायोस्कोपिक। एक और चीज हम आपको बता दें, कांस्टेंट ये दो वर्ड से बना है। क्रायो का मतलब होता है लो टेम्परेचर और स्कोपी का मतलब होता है स्टडी। क्रायो का मतलब होता है लो टेम्परेचर और स्कोपी का क्या मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ एनीथिंग एट लो टेम्परेचर इज नोन एज क्रायोस्कोपी, नोन एज क्रायोस्कोपी। तो स्टडी ऑफ एनीथिंग एट लो टेम्परेचर, ठीक है। कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो ये जानते रहेगा। यहां पर ध्यान देता एज एम इक्वल टू कितना WA, यहां पर MA। WB। सो ये के भी नहीं, ये फैक्ट है। if solute is dissolved
in 100 gram solvent. If solute is dissolved in 100 gram solvent, then बोलो बेटा then डेल्टा टी एफ, के एफ यहां पर छोटा सा 100, डब्ल्यू ए यहां पर 100, यहां पर क्या हो जाएगा एम ए अपॉन डब्ल्यू बी। सब समझ ही रहे हो? यहां पर के एफ 100 क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। फॉर बोलो बेटा 100 ग्राम सॉल्वेंट। यहां पर अगर हम नोट करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, के एफ 100 इक्वल टू के एफ 1000 इंटू क्या बेटा 10। अब यहां कोई डाउट तो है नहीं? ठीक है ना? तो ये हो जाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। we know delta TF if m equal to 1 then i.e. for 1 molar solution molar depression constant is equal to depression and freezing point, depression and freezing point। अच्छा कई बार ध्यान देता ट्रू फॉल्स जैसे पूछते हैं ना, आपसे पूछ सकते हैं ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, क्या बताओगे? सही, ठीक है, ठीक हो जाएगा। फर्दर यहां पर यहां पर कुछ नया नहीं है। एलएफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पर यूनिट कैलोरी पर ग्राम। 3 क्या भैया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट।
ऐसा नहीं कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ही मान लो। टी नॉट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। यहां पर ध्यान देना भैया, इधर ध्यान दो बेटा। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो केएफ यहां पर आर टी नॉट स्क्वायर, यहां पर एम बी। where डेल्टा एच एफ क्या हो जाएगा भैया? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यूनिट क्या लिखोगे? कैलोरी पर मोल। और एम बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। लिख लो। चलो आगे। KF is different for different solvent. For different solvent. For water. Value of KF is 1.86 Kelvin kilogram per mole. Value of KF is 1.86 Kelvin kilogram per mole or 1.86 Kelvin per molality. ठीक है। तो दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई अंतर था नहीं, बस एक अंतर था क्या कि जहां बी लिखे थे वहां पर एफ हो गया और पहले में टी एस से टी नॉट को घटाए थे, दूसरे में टी नॉट से टी एस को घटा दिया गया। चलो आज ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट है, जिससे ये नरेगा आज हम क्वेश्चन कराए ही नहीं है ना, नहीं तो रिकॉर्ड टूट जाएगा ना। चलो फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। यहां पर ध्यान देता हो गया क्वेश्चन। तो यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू क्या जानते हो एम। अब केवी ध्यान दो, केवी दिया नहीं गया है तो ध्यान दो, अगर यहां पर एक्वस वर्ड रहेगा मतलब वाटर रहेगा, सॉल्वेंट क्या है वाटर, तो सॉल्वेंट अगर वाटर है तो ये उम्मीद की जाएगी किसके लिए, केवी की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। केवी और केएफ दोनों याद होना चाहिए। कई बार दे देते हैं और कई बार नहीं देंगे। अगर नहीं दे तो आप ये चैलेंज नहीं कर सकते कि यहाँ तो क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है। वो वैल्यू आपको याद ही होना चाहिए, इसीलिए हमने दिया नहीं, जानबूझ के नहीं दिया। तो अब यहाँ पर क्या लिख रहे हो 0.513 और यहाँ पर कितना था 1, तो 0.513 ये डेल्टा टीवी आ गया बेटा। और डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है टी एस माइनस टी नॉट। तो डेल्टा टीवी 0.513 है और टी एस पता करना है, ये 100 है।
तो TS इधर आ जाएगा, तो 100 प्लस 0.513, 100.513। अच्छा, ये केल्विन या सेल्सियस? सेल्सियस। अब कहोगे आप तो कहते कैपिटल टी है, तो केल्विन यही कहते ना। यहां पर ये जो चेंज है, तो चाहे सेल्सियस स्केल ले लो या केल्विन स्केल, दोनों सेम होता है। तो ये डेल्टा टी, तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि केल्विन में या सेल्सियस में। यहां पर ये जो 100 लिखा है, ये सेल्सियस में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो अब ये अगर आप ये सेल्सियस में रखेंगे तो आंसर सेल्सियस में आएगा, ये केल्विन में रखेंगे तो आंसर केल्विन में। एक लास्ट क्वेश्चन, फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोल aqueous solution of यूरिया। यहां पर KF दे दिया है, तो दे दिया तो अच्छी चीज है, नहीं देता तो फिर आपको याद होना चाहिए था। तो ये डेल्टा TF, अब डेल्टा TF क्या हो जाए बेटा? T0 माइनस TS। यहां पर कितना? 1.86। ये T0 की वैल्यू कितना है? 0 माइनस TS, तो TS इक्वल टू माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस। आज की कहानी खत्म करते हैं यहीं पे, कल पढ़ के आइएगा इसको, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चलेगा, ठीक है? ठीक है। Is pulse schedule